गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आभ्या क्लासेस। आज हम नया चैप्टर अनुपात और समानुपात स्टार्ट करेंगे और इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आपके पहुंच से बाहर न जाए, और इसको जब क्लियर किया जाएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अनुपात और समानुपात। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि अनुपात कहते किसको हैं। ये तो आप लोग यही ना दिमाग में आएगा कि अनुपात और समानुपात चल रहा है, तो अनुपात कहते किसको हैं। तो अनुपात बाबू, अनुपात जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। तो अनुपात कहते किसको है, इसकी दो, जैसे इसको कह सकते हैं दो या दो से अधिक सजाती राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक सजाती, ध्यान दीजिए शब्द को, सजातीय राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठता होगा, सजाती क्या चीज है। तो सजाती वे राशि जो एक ही जाति या एक ही राशि से संबंधित हो। जैसे में अगर हम यह कह दें कि 6 घंटे का संबंध 25 मिनट से क्या होगा। 6 घंटे का संबंध 25 मिनट से क्या होगा। तो देखिए, घंटा भी जो है समय की राशि है और मिनट भी जो है वो समय की राशि है। लेकिन अगर इसी को हम यह कह दें कि 6 घंटे का संबंध 2 किलोमीटर से, तो यह अनुपात नहीं बन सकता। 6 घंटे का संबंध 2 किलोमीटर से, तो यह अनुपात नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यह दोनों की राशियां अलग अलग हैं। घंटा जो है समय की राशि है और किलोमीटर जो है वो दूरी की राशि है। तो इन दोनों राशियों के बीच में अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और यह इसको जान लीजिए कि अनुपात को 2 बिंदुओं से संबंधित किया जाता है। 2 बिंदुओं के द्वारा इसे संबंधित किया जाता है। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात है केवल अनुपात है, एक ही होता है, यह कई प्रकार के होते हैं। तो आगे देखते हैं कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात देखिए, पहला होता है वो अनुलोम अनुपात। दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात। तीसरा होता है मिश्रित अनुपात। चौथा होता है व्युत्क्रम अनुपात। 5वां होता है वर्गानुपात। और 5वां बाद 6वां होता है घनानुपात। मुख्यतः यह 6 प्रकार का अनुपात होता है और इसके विषय में जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यह कुछ देता है डायरेक्टली कि मिश्रित अनुपात क्या है, इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका घनानुपात ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से प्रश्न पूछ देगा, जब हमको इसके विषय में जानकारी होगी तो हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। तो चल थोड़ा देखिए इसको, अनुलोम किसे कहते हैं। अनुलोम अनुपात, जब एक राशि को बढ़ाएं या घटाएं तो दूसरी राशि में भी उसी के अनुपात में वृद्धि या कमी होती है, तो इस तरह के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब एक राशि को बढ़ाएं या घटाएं तो उसी के अनुपात में दूसरी राशि में भी वृद्धि या कमी अगर होती है, इस तरह के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 पेन
का मूल्य अगर 10 रुपया है, 5 पेन का मूल्य अगर 10 रुपया है, तो अगर हम कह दें कि 8 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 पेन का कितना हो जाएगा, तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 5 पेन थी तो 10 रुपया, 5 पेन थी तो 10 रुपया। अब हम पेनों की संख्या बढ़ाए, जब पेनों की संख्या बढ़ाए तो इसके दाम भी बढ़ गए, दाम भी बढ़ जाए ना। तो जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो अगर उसका मूल्य भी बढ़ जाए तो इस अनुपात को क्या कहेंगे, अनुलोम अनुपात। या इस तरह से और देख सकते हैं, मान लीजिए कि 5 पेन का 10 रुपया है, हम पूछ दिए 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो 3 पेन का कितना आप लोग बताएंगे, 6 रुपया। तो जैसे पहले 5 था, अब घटा दिए हम 3 कर दिए, तो अब पहले 10 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो जब एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़े, अगर एक को घटाएं तो दूसरा भी घटे, इस तरह के अनुपात को क्या कहेंगे बाबू, अनुलोम अनुपात कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक, अब देखिए प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम किसे कहते हैं, जब, अब यह अनुलोम का एकदम विपरीत होता है बाबू, और जब एक राशि को हम बढ़ाएं तो दूसरी राशि घटे, और जब एक को घटाएं तो दूसरी बढ़े, इस तरह का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात। यह ऐसा अनुपात कार्य और समय में होता है, अक्सर कार्य और समय में होता है। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति किसी काम को अगर 8 दिन में करते हैं, 5 व्यक्ति किसी काम को अगर 8 दिन में करते हैं, अगर हम यह कह दें कि 2 व्यक्ति अगर करना हो, 2 व्यक्तियों को अगर करना हो काम को, तो आप कहेंगे कि जब 2 व्यक्ति आएंगे तो दिन ज्यादा लगेगा। जब व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम यह कह दें कि 10 व्यक्ति अगर हो जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, अगर 10 व्यक्ति अगर हो जा रहे हैं तब क्या काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जब व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन कम में लगेगा। तो काम और मजदूर या व्यक्ति का जो अनुपात होता है यह हमेशा क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात होता है। तो प्रतिलोम का मतलब यह है कि अगर एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरा घटने लगे, दूसरे को पहले को अगर बढ़ाएं। अब मिश्रित अनुपात यह होता है कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है वह मिश्रित अनुपात कहलाता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पूर्व पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। जैसे हम कोई अनुपात लिखते हैं, जैसे 2 संबंधी 3, तो 2 जो होगा यह पूर्व पद होता है, और 3 जो होगा वह क्या होगा, अंतिम पद होगा। बस इस चीज को ध्यान रखिए, 2 जो होगा वह पूर्व पद होगा और 3 जो होगा अंतिम पद होगा। तो पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देखिए कि 3 संबंधी 4, 5 संबंधी 6 और 2 संबंधी 5 का मिश्रित अनुपात क्या है, मिश्रित अनुपात। अगर प्रश्न इस तरह पूछ दिया कि 3 संबंधी 4, 5 संबंधी 6 और 2 संबंधी 5 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो अगर मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है तो इसी तरह पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पद क्या है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इनका गुणा कर लेंगे 3 × 5 × 2। और अंतिम पदों का गुणनफल तो 4, 6 और 5, 4 × 6 × 5। अब ध्यान रखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचा 2 दूना 4, 1/4 या अनुपात में इसको लिखना है तो 1 संबंधी 4 हो जाएगा इसका। तो अब कंफर्म हो गया होगा कि मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। अब अगला देखिए व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात जो होता है वो लगभग प्रतिलोम की ही तरह होता है, लेकिन इसके थोड़ा सा पूछने का ढंग दूसरा होता है। इस तरह के प्रश्न व्युत्क्रम अनुपात के पूछने का ढंग दूसरा होता है। तो व्युत्क्रम अनुपात जो होता है,
अगर दोनों कोई अनुपात दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कह दिया गया 4:5, 4:5 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब व्युत्क्रम अनुपात का आएगा तो हम क्या करेंगे, बस उसको 1 कर देंगे, 1/4 = 1/5, यानी व्युत्क्रम अनुपात का हो जाएगा 4:5 है तो 4 के स्थान पर 1/4, 5 के स्थान पर 1/4, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। या इसको सरल अगर करना चाहें तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 का क्या 5 हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4, यह इसका व्युत्क्रम। अगर इसी तरह से कह दे कि 2:3:5 का व्युत्क्रम अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात है। अगर इस तरह का भी प्रश्न दे दिया 2:3:5 का, तो उसी तरह से 2 का लिख देंगे 1/2, 3 का लिखेंगे 1/3 और 5 का लिखेंगे 1/5। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यही ना, 30 हो जाएगा। तो 2 से 15 बार जाएगा 15, 3 से करेंगे 10 बार जाएगा, 5 से करेंगे 6 बार जाएगा, तो 15:10:6। ये नीचे जो एलसीएम लेते हैं उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सबके लिए समान हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, 15:10:6। अब देखिए ये छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई ऐसी संख्या है जिससे 15 भी कट जाए, 10 भी कट जाए, 6 भी कट जाए, ऐसा नहीं है। अतः यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुआ वर्गानुपात। अब देखिए इसमें जैसा कि शब्द से ही कंफर्म हो रहा है कि वर्ग, सबसे ही कंफर्म हो रहा है ना कि वर्ग, तो कोई अगर संख्या जैसे दे दिया 4:5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत लोग क्या करेंगे, 4 का वर्ग = 5 का वर्ग, ये कर देंगे 4 का वर्ग = 5 का वर्ग। अब देखिए 4 × 4 = 16, 5 बचे 25, यह 4:5 का वर्गानुपात हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक इसके विपरीत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम वर्गानुपात है ना, इसी के विपरीत करके अगर इसको दे दिया, इसको पूछ लिया, तो उसको हम विपरीत में बोलेंगे, कैसे, वर्गमूलानुपात। उसको क्या बोलते हैं वो, वर्गमूलानुपात। जैसे अगर कह दिया कि 36 = 49 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से कर दिया कि 36 = 49 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, 36 को अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर 49 को वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट करके, तो 36 का क्या हो जाएगा 6, 49 का कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6:7 घनानुपात। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसी तरह से, जैसे मान लीजिए 2:3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए, अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बाबू, 2:3 का घनानुपात हो जाएगा 2 का घन = 3 का घन, तो 2 का घन क्या हो जाएगा 8, 3 का घन क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसमें भी वर्गानुपात की तरह विपरीत तरीके से पूछा जाता है। जब इसको पूछ ले, इसको दे दे और इसको पूछे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए 27:64 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए, घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल निकालेंगे हम और फिर 64 का घनमूल निकालेंगे, तो 27 का 3 और 64 का 4, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब आप लोगों को एकदम कंफर्म हो गया टोटल अनुपात क्या चीज है, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, वो उनमें जो प्रकार है वो किस क्या है, अनुलोम क्या है, प्रतिलोम क्या है, मिश्रित क्या है, व्युत्क्रम क्या है, वर्गानुपात क्या है, घनानुपात, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम दूसरा, यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। यदि दो अनुपात दिए गए हों और दोनों आपस में बराबर हों, उनके मान बराबर हों, तो
उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं। और समानुपात को 4 बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समानुपात में कभी किसी राशि को लिखेंगे, संबंधित करेंगे, उसको 4 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 संबंधी 2 बराबर 3 संबंधी 6 है। 1 संबंधी 2 बराबर 3 संबंधी 6 है। तो इसको अगर समानुपात में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो बराबर है ना, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समानुपात में है कि नहीं है। जैसे 1 संबंधी 2 है, अब यह 3 है, यह 6 है, इसको 3 को हम काट देंगे, 3 एक कम 3 और यह 3 दूनी 6। देखिए ये भी 1 संबंधी 2 आ जाएगा ना, ये भी 1 संबंधी 2 है, ये भी 1 संबंधी 2 है। ये चीजें क्लियर हो गई ना कि दोनों बराबर हैं। लेकिन अब हमको समानुपात में लिखना है, तो समानुपात में जब लिखना होगा, जब बराबर होंगे तभी समानुपात में लिख सकते हैं। अगर 2 अनुपात बराबर होंगे तभी समानुपात में लिख सकते। अब समानुपात में लिखेंगे कैसे, 1 संबंधी 2 समानुपाते 3 संबंधी 6, इस तरह से लिखा जाएगा। 1 संबंधी 2 समानुपाते 3 संबंधी 6। अब ध्यान, अब समानुपात का एक नियम होता है, इसको याद रखना आप लोग को जरूरी है, ऐसे जानना जरूरी है। जैसे इसका नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, इसको एकदम रख लीजिएगा, गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल। अब देखिए आप लोग, यह जो हम लोग समानुपात में लिखे हैं, यह इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। अब ध्यान, बाह्य पद यह बाहर वाले पद कहलाते हैं, यह वाला पद और यह वाला पद, यह बाह्य पद कहलाएगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी 1 गुणे 6 बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य का मतलब बीच में जो है, इन बाहर वालों को छोड़ करके बीच में जो पद है उसे मध्य करेंगे। 2 गुणे 3, तो यह 6 एकम 6 और 2 तिहाई 6। अब देखिए दोनों बराबर हो गए बाबू। इसका मतलब यह होगा कि हम लोग सही लिखे थे और यह नियम को फॉलो कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, समानुपात में। अब देखिए एक और होता बाबू, बीतक अनुपात। इसके विषय में बहुत कम सुने होंगे आप लोग, बीतक अनुपात, बीतक अनुपात। इसका यह है कि जब 4 राशियां होंगी तो 4 राशियों को हम समानुपात में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 ही राशियां हों तब हम उसको समानुपात में कैसे लिखेंगे। जब 3 ही राशियां होती हैं उनको जब समानुपात में लिखा जाता है तो वह अनुपात जो होता है वो बीतक अनुपात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 राशियां होंगी तो समानुपात, लेकिन अगर 3 ही राशियां हों और उनको अनुपात में लिखना, समानुपात में लिखना हो, उस लिखने के ढंग को या उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, बीतक अनुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ए, बी और सी, मान लीजिए 3 राशियां हैं ए, बी और सी, और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको समानुपात में लिखिए। जब समानुपात में लिखेंगे तो ए का संबंध बी से, ए संबंधी बी, और फिर हम क्या करेंगे, समानुपात में। अब तीसरी राशि, चौथी तो राशि है नहीं, इसलिए फिर बी को सी के साथ संबंधित करेंगे, ए को बी के साथ संबंधित करेंगे, फिर बी को सी के साथ। इस अनुपात को हम बीतक अनुपात करते हैं, ठीक ना। अब हम उम्मीद है कि आप लोगों को अब मतलब बेसिक जो था अनुपात का और समानुपात का वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम टॉपिक्स पर चलते हैं। हाँ देखिए बाबू, अब पहले टॉपिक है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात क्या करना, पहले टॉपिक है। पहला क्वेश्चन भी देखिए, यदि ए संबंधी बी बराबर 7 संबंधी 9, बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 5 हो तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान क्या होगा। मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए संबंधी बी अगर 2-3 अनुपात दे दें, ए संबंधी बी बराबर इतना, बी संबंधी सी बराबर इतना, तो तीनों मिलाकर कितना होगा। तो अब देखिए बाबू, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला, ए संबंधी बी बराबर है 7 संबंधी बाबू 9। दूसरा है बी संबंधी सी, तो देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें पहले वाले में भी है, तो बी को बी के नीचे लिखेंगे, इतना ध्यान है। तो बी संबंधी सी बराबर
3 संबंधे 5, तो b का मान 3 आया है यहाँ, तो b वाले के नीचे लिखेंगे 3 संबंधे 5। अब ध्यान दीजिए a संबंधे b संबंधे c बराबर। अब देखिए यहाँ एक में b का मान 9 है, एक में b का मान 3 है, हम कैसे बराबर करेंगे इसको? तो इसको बराबर करने के लिए 3 का हम इन दोनों में गुणा कर देंगे, इन ऊपर वाले पद में, और 9 से हम इन दोनों में पदों में गुणा कर देंगे, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 3 से इनमें गुणा करेंगे, 3 साथ 21, 3 से इसमें करेंगे 3 9 27, और फिर 9 से इन दोनों में करेंगे तो 9 3 27, आगे बराबर, फिर 9 बचे 45 आ गया, 21 संबंधे 27 संबंधे 45। अब देखिए बाबू, यह छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसको छोटा कर लीजिए, 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3, 3 5 15। और भी इससे छोटा होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता है। तो अब यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 संबंधे 9 संबंधे 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम और भी छोटे तरीके से ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। देखिएगा, बस हम क्या करेंगे? सीधा सीधा लिखेंगे। ए संबंधे बी दिया हो तो सीधा लिखेंगे 7 संबंधे 9, फिर बी संबंधे सी दिया है तो बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 5। कुछ नहीं देखना है कि कौन किसमें दिया है कौन नहीं दिया है, बस क्या करेंगे? ए बी सी तीन राशि है तो हम सीधा लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी। अब यहां ध्यान दीजिए, यह पंक्ति में पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति में जितने भी पद होते हैं उनका पहले गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए कि पहली पंक्ति में जितने भी पद होंगे उनका आपस में गुणा कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक ना, इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे बाबू? अब हम दूसरी पंक्ति में जाएंगे, फिर 2 पद लेंगे, फिर क्या करेंगे? यह इस वाले पद को छोड़ देंगे, फिर 3 का 9 में गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये 2 पद हो गए। अब हम फिर यहां से इसको भी छोड़ देंगे, अब इन दोनों पदों को लेंगे, क्योंकि एक पंक्ति में 2 पद है ना, तो 2 पद लेकर आगे बढ़ेंगे। 7 3 21, 3 9 27, और फिर 9 बचे 45 आ गया। अब इसको छोटा करना चाहे छोटा कर लीजिए, 3 से काट लीजिए सबको, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3, 3 5 15, 7 संबंधे 9 संबंधे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एकदम छोटे में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे अगर मान लीजिए ये 2 पद केवल दिया था, अगर 3 पद दे दे तो हम कैसे लगाएंगे इसको? हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4, सी संबंधे डी बराबर 6 संबंधे 7 हो तो ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ 4 पदों का कुछ दिया, तो अब दिया है 3 पद, ए संबंधे बी, फिर बी संबंधे सी संबंधे डी। इसको हम कैसे लगाएंगे? अब देखिए बाबू, अगर इसको बेसिक पर जाएंगे तो हमको 2 स्टेप चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेप अगर चलेंगे यही क्वेश्चन जो है लंबा हो जाएगा। अगर हम इसको ट्रिक वाले से लगा रहे हैं तो आसान तरीके से लगा देंगे। अब ट्रिक वाले में यह सिस्टम है कि चाहे 4 पद 3 पद दिया हो, चाहे 4 पद दिया हो, चाहे 5, कितना भी पद दिया हो, इस नियम ट्रिक वाले नियम से हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ए संबंधे बी बराबर 4 संबंधे 5, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4, सी संबंधे डी बराबर 6 संबंधे 7। अब देखिए क्या है? ए है, बी है, सी है, डी, ठीक ना? तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। अब देखिए बाबू, यहाँ एक पंक्ति में कितने हैं? 3 पद है ना, एक पंक्ति में 3 पद है ना, तो तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 के 12, 12 6 72, ये हो जाएगा ना। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे? अब जैसे यह पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तो 3 लेके छोड़ते हुए 3 लेते हुए दूसरी पंक्ति में जाएंगे। अब क्या करेंगे? 4 पद छोड़ देंगे। अब यहां से लेंगे इसको और इसको लेंगे, तो 6 3 18, 18 5 90 हो जाएगा। अब फिर 3 को छोड़ देंगे, अब 6 5 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 को भी छोड़ देंगे, फिर 5 चौका 20, 20 7 116
40। अब लास्ट तक आ गए ना, यहां से शुरू किए 3 3 लेते हुए और यहाँ लास्ट तक आ गए, तो अब यह हो गया हमारा। अब इसको क्या करिए, छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2 से अगर हाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14। और इससे छोटा हो सकता है इसे? अब उम्मीद है कि इससे और छोटा तो होगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर हो जाएगा 36 संबंधे 45 संबंधे 60 संबंधे 70, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि अगर इसमें 4 भी दिया होगा तो इसी के लिए 4 ऑप्शन करके एक लाइन में 4 पद हो जाएंगे, फिर 5 अगर दिया रहेगा तो 5 पद हो जाएंगे, 6 भी दे दिया तो 6 पद हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस अगर बेसिक वाले से लगाएंगे तो जितने पद बढ़ेगा उतनी बार आपको आंसर प्राप्त करने के लिए उतने स्टेप याद करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा और समय भी ज्यादा लेगा। इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें लोग ये करके और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी जैसे कि शुरू और लास्ट वाले पद का पूछता है, तो जब शुरू और लास्ट वाले पद का पूछता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 4, b संबंधे c बराबर 8 संबंधे 9 और c संबंधे d बराबर 2 संबंधे 3 हो, तो a संबंधे d का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, a और d शुरू वाला और लास्ट वाला पूछा है। तो अब देखें, अगर इसको ट्रिक वाले से लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। पहले तो उसी तरह लिखेंगे जैसे लिखते आए हैं, a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 4, b संबंधे c बराबर 8 संबंधे 9, c संबंधे d बराबर 2 संबंधे 3। अब देखिए a संबंधे b संबंधे c संबंधे d बराबर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए एक पंक्ति में 3 पद हैं, 3 है 8 है 2 है, एक पंक्ति में 3 पद है, तो ये 3 पदों का उसी तरह गुणा करके चलेंगे। तो 8 3 को 24, 24 दूनी 48, अब 3 को छोड़ देंगे, फिर 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा, फिर 8 को छोड़ देंगे, फिर 2 चौका 8, 8 9 72, 72 हो जाएगा, फिर 2 को छोड़ देंगे, फिर 4 9 36, 36 तिहाई 108, 36 तिहाई 108 वही होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब इससे क्या होगा, इसको छोटा करें। अब देखा जाए 4 से कट जा रहा है कि नहीं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर इसको 4 एकम 4, 4 6 24, फिर 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 4 से इसको करेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28। अब देखिए इससे भी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो बस क्या हो जाएगा, अब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा तो जा रहा है ए संबंधी डी का अनुपात है, तो ए और डी का, तो ए के स्थान पर कितना है 12 है, 12 लिख देंगे, और डी के स्थान पर कितना है 27 है, 27 लिख देंगे, यानी ए संबंधी डी यानी ए बटा डी। तो ये हो जाएगा, छोटा कर देंगे, 3 चौका 12, 3 9 27, 4 संबंधे 9 आ जाएगा, या इसको लिख देंगे 4 संबंधे 9, तो 4 संबंधे 9 इसका आंसर है। इसका इस नियम से निकालने का यह फायदा यह आप लोग को होगा कि आप लोग जैसे ये शुरू और लास्ट वाला पूछा है तो शुरू और लास्ट वाले का निकालेंगे। अगर बीच वाले का पूछ देता, अगर यह कह देता कि बी संबंधे डी का अनुपात क्या होगा, तो हम यहाँ से बी का मान निकाल लेते और यहाँ से डी का मान निकाल लेते। अगर यह पूछ देता कि ए संबंधे सी का अनुपात क्या होगा, तो हम यहाँ से ए का ले लेते, यहाँ से सी का ले लेते। तो हम इससे हम ओवरऑल कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर केवल शुरू और लास्ट वाले का अगर दिया रहेगा तो उसको हम थोड़ा सा, अगर शुरू लास्ट वाले का ही दिया है, इसको हम थोड़ा सा इस और छोटे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 3/4, 3 संबंधे 4 है ना, पहले का 3/4 लिख देंगे, दूसरे का 8 संबंधे 9 गुणे 8/9, तीसरे का 2 संबंधे 3 है तो 2/3। जब यह ध्यान रखिएगा, जब शुरू और लास्ट वाले का पूछा रहेगा तभी इस तरह से लगाएंगे। अब इसको छोटा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से यह 3 क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे क्या बचा 9,
तो हो जाएगा 4 संबंधी 4 संबंधी 9, 4 संबंधी 9 पिछले का आंसर आया था ना, तो 4 संबंधी 9 इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन तब जब केवल शुरू और लास्ट वाले का दिया रहेगा तब। अगर बीच से चाहे बी और डी का पूछ दे, ए और सी का पूछ दे, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे तब हमको इस विधि से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत इससे थोड़ा सा हट के होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ देखिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या है। जब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे बाबू तब हम कैसे लगाएंगे। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो देखिए इस तरह से मानेंगे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर इस तरह तो इस सब के बराबर कोई राशि एक निश्चित राशि मान लेंगे, मान लीजिए हम k मान लीजिए, सबके बराबर k है। तो यहां हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2a बराबर k, तो a बराबर कितना हो जाएगा वो k बटा 2। उसी तरह से 3b बराबर k, तो b बटा 3, और अगर 4c बराबर k तो c बराबर k बटा 4, ये हो जाएगा ना। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि a संबंधी b संबंधी c का मान क्या है, तो a संबंधी b संबंधी c बराबर हो जाएगा k बटा 2 संबंधी k बटा 3 संबंधी k बटा 4, यही ना। अब इन सब का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा इसका 12, 2 छक्का 12, 6 के हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3 चौका 12, 4 के 12, 3 के हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू ना ये सब में है, जो सबके लिए काम करता है उसको हटा दिया जाता है, मान लीजिए के को हटा दिया गया, और तो यह हो जाएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3, यानी यहां अनुपात क्या हो जाएगा a संबंधी b संबंधी c का 6 संबंधी 4 संबंधी 3 हो जाएगा। अब अगर इसको जल्दी में लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग को बस क्या करना है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर दिया है, अब पूछ रहा है कि a संबंधी b संबंधी c, a संबंधी b संबंधी c, तो अगर गुणा के रूप में है, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर गुणा के रूप में है तो दूसरे पक्ष में अगर उनका अनुपात निकालना है तो वो बटे के रूप में हो जाएगा, और अगर बटे के रूप में है तो वह अनुपात अगर उसका निकालना है तो गुणा के रूप में हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, एकदम पलट जाएगा। जैसे यहाँ a और 2 के बीच गुणा का ही चिन्ह है, 3 और b के बीच भी गुणा का चिन्ह होगा, 4 और c के बीच भी गुणा का चिन्ह होगा। तो अगर इनका हमको निकालना है कि a संबंधी b संबंधी c, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 संबंधी 1 बटा 3 संबंधी 1 बटा 4, मतलब पलट जाएगा उसको। तो हम तुरंत क्या कर लेंगे, उसी तरह से 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 के 12, तो हो जाएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3, यहां से तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन बाबू इसमें कि इसी का विपरीत कभी कभी इसी से संबंधित होता है तो उसको भी पूछ लिया जाता है, इसी के साथ उसको भी बता देना है। जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दे कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर 4 बटा c बटा 4, और फिर पूछते आपसे कि a संबंधी b संबंधी c का मान कितना होगा, अगर इस तरह से दे दे। तो अब अगर इस तरह से पूछ देगा बाबू तो हम क्या करेंगे कि अगर बटे के रूप में है तो हमने कहा ना कि अगर गुणा के रूप में रहेगा तो इसका बटे के रूप में आ जाएगा, और अगर बटे के रूप में है यानी भाग के रूप में है फिर पलट जाएगा। तो इसको अगर उस तरह लिखाएंगे तो a संबंधी b संबंधी c बराबर यह हो जाएगा 2 संबंधी 3 संबंधी 4, यह अनुपात हो जाएगा। अगर इसका आप लोग के दिलो दिमाग में यह चल रहा हो कि यह तो डायरेक्ट बता दिया गया, बेसिक नहीं, कैसे मतलब बेसिक से अगर लगाना हो या आप लोग को बीडीसी या किसी में दिखाना पड़े तब कैसे लगाएंगे, तो उसी तरह से बस क्या करेंगे यहाँ बस बराबर उसी के मान लीजिए, के मान लेंगे तो यह हो जाएगा a बटा 2 बराबर k, a बराबर कितना हो जाएगा 2k, उसी तरह b बराबर अगर निकाल लेंगे तो 3k, उसी तरह c बराबर निकाल लेंगे तो 4k, यह हो जाएगा a संबंधी b संबंधी
सी बराबर 2 के संबंधित 3 के संबंधित 4। तो के सब में है तो के हटा देंगे तो अनुपात हो जाएगा 2 संबंधित 3 संबंधित 4। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू यह भी ज्यादा कठिन नहीं है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर पूरा ग्रुप में दिया है तो बटे में कर लेंगे, बटे ग्रुप में दिया है तो फिर पलट देंगे, उसको पलट देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी इसमें कमी आप लोग को दिख रहे, अगर आई हो समझने में या कहीं कोई समस्या हुई हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं। और जो लोग नए हैं तो वे लोग, उन लोगों से अनुरोध है कि वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा, इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोग को हर रोज लेकर आएंगे और आप लोग को अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करवाएंगे।